नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे सुबह सुबह की पहली रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए। ग्लोबल बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी समझेंगे। वैसे इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं, अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो कमजोर शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी में करीब 130 अंकों की गिरावट है। 9270 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है और जो जापान के बाजार है निक्केई, वो भी 100 अंक नीचे है। तो एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो कमजोर इस वक्त देखने को मिल रही है। और कल हमने अमेरिकी बाजारों की भी हालात देखी, वहां पर भी कमजोरी के साथ ही कल कारोबार देखने को बंद हुआ और कल शाम डाउ 500 अंक से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। तो कमजोर संकेत मिल रहे हैं। तमाम संकेतों को कैसे समझना चाहिए आज के लिए ये बताएंगे दीपांशु। इसके अलावा आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट पर, ये भी समझेंगे। और कुछ ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और खबरों और नतीजों के दम पर आज कहां रखना है एक्शन, ये बताएंगे हमें दिवांशी। तो सबसे पहले दीपांशु आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो कैसे हैं? बेहद खराब संकेत मिल रहे हैं पूजा। गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें तो एशिया के बाजारों में दबाव आ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 1.5% नीचे है, लगभग 150 अंकों की गिरावट वहां पर आपको देखने को मिल रही है। 9250 के करीब आ चुका है इस समय। डाउ फ्यूचर्स हालांकि इस समय सपाट है, थोड़ी सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पर सुबह और तेजी थी डाउ फ्यूचर्स में, से वहां पर भी फिर से बिकवाली का दबाव आ गया है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन हमने गिरावट देखी। एक्चुअली हमने देखा 1.5 से 2% तक अमेरिकी बाजार गिरे। डाउ 500 अंक से ज्यादा लुढ़का। दो तीन जो कंसर्न्स आ रहे हैं, एक तो लॉकडाउन में जल्दी ढील देने से आगे जाके क्या इंपैक्ट हो सकता है उसके कंसर्न्स हैं। दूसरा वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स हैं। अब निवेशक मानते हैं कि जो रिबाउंड आया, रिकवरी आई, वो काफी तेज थी और अब वैल्यूएशंस फिर से बाजार के एक्सपेंसिव लग रहे हैं, जिस तरह का इकोनॉमिक इंपैक्ट आने वाला है। पर सबसे बड़ा कल जो ट्रिगर रहा अमेरिकी बाजारों के लिए, ये है फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल का स्पीच। उन्होंने एक बयान में कहा है और उन्होंने वार्निंग बल्कि दी है कि आगे जाके जो रास्ता होने वाला है रिकवरी का, वो काफी कठिन हो सकता है। वो कह रहे हैं कि इस समय पूरा इंपैक्ट इकोनॉमी ने अभी भी नहीं देखा है। जो आंकड़े आ रहे हैं काफी खराब हैं, पर आगे जाके परेशानी और बढ़ सकती है और खराब आंकड़े आ सकते हैं। तो अमेरिका की जो वित्त स्थिति है इस समय वो अच्छी नहीं है, परेशानी कर रही है और आगे जाकर और फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत पड़ सकती है। इस फ्राइडे एक नया बिल डिस्कस होने वाला है कांग्रेस में। छोटा ही बिल है, $3 बिलियन का, पर उस पर चर्चा होगी। पर उससे पहले जेरोम पावेल कह रहे हैं कि इस समय इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है, आगे जाकर और परेशानी बढ़ सकती है, कुछ और कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं और फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी। तो इससे भी सेंटिमेंट में काफी असर पड़ा और हमने देखा कि बाजारों पर दबाव आया। इसके अलावा ट्रंप साहब ने भी एक ट्वीट करी चाइना को लेकर और इससे भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि ये ट्रेड डील पर ट्वीट है और उन्होंने कोरोना वायरस और ट्रेड डील को लिंक करा है। वो कह रहे हैं कि हमने फेज 1 ट्रेड डील करी, पर जिस तरह का नुकसान कोरोना वायरस से आया है चीन की तरफ से, वो 100 ट्रेड डील्स भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो एक और आशंका उन्होंने बढ़ा दी है ट्रेड डील को लेकर, जो फेज 1 ट्रेड डील हो गई और आगे जाकर क्या परेशानी हो सकती है। हालांकि अगर मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बैकग्राउंड दूं तो अभी 2 दिन पहले ही चाइना ने कुछ 79 प्रोडक्ट्स जो यूएस से इंपोर्ट होते हैं उस पर और ढील दी है। तो चाइना ने अपनी तरफ से थोड़े मेजर्स और बढ़ाए हैं ताकि ट्रेड और बेहतर हो इन दोनों देशों की तरफ से। वहीं अगर आप यूएस ऑफिशियल्स के भी स्टेटमेंट्स पढ़ें तो फेज 1 ट्रेड डील पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। दोनों देश जो ट्रेड डील फाइनलाइज हुई थी उसको इस समय तो फॉलो कर रहे हैं, पर हाँ, ये जो ट्रंप साहब की ट्वीट है इससे सेंटिमेंट में जरूर असर पड़ सकता है और वो हमने कल बाजारों में भी देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार भी लगभग 1.5 से 3% नीचे ही थे। तो ग्लोबल बाजारों में कमजोरी थी। कच्चे तेल पर फिर से दबाव रहा, हालांकि सीमित दायरे में ही रहा है, पर 2% नीचे कच्चा तेल रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो $25 के आसपास WTI दिखेगा, $30 के आसपास आपको ब्रेंट दिखेगा। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वापस बाजार में आ रहा है, इसलिए सोने में हमने खरीदारी देखी। 1725 के आसपास चला गया है सोना इस समय। ओके, तो ये कुछ संकेत मिल रहे हैं फेड चेयरमैन की, जिस तरह से बयान आ रहे हैं और ट्रेड डील को लेकर जो बढ़ती हुई चिंता है, उन सब का असर देखिए कल अमेरिकी बाजारों में भी देखने को मिला और इसी के चलते कमजोर संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दीपांशु, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? कोरोना को लेकर वही अपडेट्स हैं जो रोज हम बात कर रहे हैं पूजा। अच्छे अपडेट्स तो नहीं आ रहे हैं। हम रोज देख रहे हैं कि नए मामलों में काफी तेज उतार चढ़ाव हो रहा है इस समय। तो कल जब हमने 75,000 नए मामले देखे और एक गिरावट का ट्रेंड देखा, वहीं अगर आज हम बात करें तो 88,000 नए मामले सामने आए हैं और 5,300 लोगों की मौत हो गई। तो एक बार आंकड़ा फिर से बढ़ गया है।
अब 44 बल्कि 44.25 लाख लोग ग्लोबली इससे संक्रमित हैं और लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 16.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं इस समय। अमेरिका में कल देखें तो 21,000 नए मामले आए, तो इस हफ्ते एटलीस्ट इस हफ्ते के जो पहले 3 दिन का ट्रेंड है वो गिरावट का ही देखने को मिला है। जो 25 से 30,000 की एवरेज होती थी अब वो 20 से 25,000 की एवरेज हो गई है और कल 1800 लोगों की मौत हुई। तो 21,000 नए मामले और 1800 लोगों की मौत। यूरोप में बात करें तो वहां पर भी 21,000 नए मामले आए और 1600 लोगों की मौत हुई। रशिया एक बार फिर से कंसर्न बनता जा रहा है, 10,000 नए मामले थे रशिया में, तो वहां पर चिंता देखिए। और यूरोप और यूएस के बाहर सेंट्रल अमेरिका में जो ब्राजील है वहां से अब चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ब्राजील में हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि काफी तेज गति से केसेस बढ़ रहे हैं। कल 11,000 नए मामले आए ब्राजील के सामने और अब लगभग 2 लाख मामले हो चुके हैं ब्राजील में कोरोना वायरस के। तो वहां से एक आप कह सकते हैं कि रशिया और ब्राजील जो नए हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं वहां पर काफी तेजी से आप देख रहे हैं कि नए मामले बढ़ रहे हैं इस समय, तो वो एक चिंता हो सकती है। भारत की बात करें तो जो हमारा एस्टैब्लिश ट्रेंड हो गया है 3,500 से ज्यादा नए मामलों का रोज, वही कल भी देखने को मिला। और कल नई मौतों के हिसाब से काफी खराब दिन था, 136 लोगों की कल मौत हुई, तो ये खराब आंकड़ा आपको आते हुए दिखा है। भारत में अब 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और 2,551 लोग संक्रमित हैं इससे, तो ये एक परेशानी वाला आंकड़ा जरूर है भारत के लिए। अगर एक्टिव मामले देखें भारत में तो इस समय 49,000 एक्टिव मामले हैं, जो अगर ग्लोबल रैंकिंग में देखें तो 9th नंबर पर है इस समय भारत एक्टिव मामलों में। ओके, तो दिक्कत बढ़ती जा रही है। कल कहीं से भी कुछ अच्छी खबर नहीं आई और मामले यहाँ पर और तेजी से हर जगह से बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए दीपांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कल देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे। बिकवाली ही देखी गई एफआईएस की तरफ से। कल कैश मार्केट में करीब 283 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर थी। हालांकि घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है 233 करोड़ की, लेकिन वायदा बाजार का भी आंकड़ा अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एफआईएस ने 1830 करोड़ की बिकवाली की है। तो आंकड़े बिकवाली के ही थे। और इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए, ये भी एक बार इसका भी रुख कर लेते हैं। और हमारी खास सेगमेंट का वक्त है जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। ग्लोबल संकेत तो कमजोर हैं और इस बीच जो ट्रंप का भी बयान निकल कर आ रहा है, ऐसे में इस सब का असर आज बाजार पर कैसे देखने को मिल सकता है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, फिर से जो दिक्कतें शुरू हो रही है वो अमेरिका से ही हो रही है और 2 दिनों में देखें तो आप डाउ 1,000 पॉइंट लुढ़क गया। कल हमने थोड़ा इग्नोर किया क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे संकेत थे और आप देखिए लगातार 2 दिनों में बड़ी तेज गिरावट होती हुई दिखी है। पॉइंट सिंपल है, देखिए जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, जो जेरेमी पॉवेल जो फेड चेयरमैन है वो कह रहे हैं, दोनों में एकदम समानता है। दोनों की चिंता है अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर ही है। और अगर अमेरिका की इकोनॉमी में इतने बड़े स्टिमुलस पैकेज, इतना पैसा डालने के बाद भी वहां पर उन्हें चिंताएं हैं, तो आप सोच सकते हैं कि दूसरी ग्लोबल इकोनॉमीज का क्या हाल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ग्लोबल ग्रोथ नहीं है, अमेरिका को ग्रोथ को लेकर अभी भी और ज्यादा स्टिमुलस की जरूरत है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में बड़े खतरे नजर आ रहे हैं, ये चिंता की बात है। अब इसमें सिंपल चीज है कि जब खतरे इतने बड़े दिख रहे हैं तो किसी किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए ट्रम्प साहब वो सारी कोशिशें करेंगे जो एक पॉलिटिशियन को करनी चाहिए। और उन्हें इस वक्त पूरा का पूरा विलेन चीन नजर आ रहा है और उन्होंने अपनी पूरा निशाना उधर ही साध रखा है। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट और मूड माहौल खराब करने वाले हैं। एक और अभी तक आपके पास कोरोना का कोई फाइनल सोल्यूशन है नहीं और अगले 6 महीने में वैक्सीन बनता हुआ दिख नहीं रहा है। कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी की हालत खराब है और मरने वाले लोगों की तादाद कम होने पर अगर आप खुश होना चाहते तो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी कोरोना से 2-2-2.5 लोग मर ही रहे हैं और उसके अलावा आप 20 से 25,000 लोग रोज संक्रमित अमेरिका में होते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली पॉइंट वही है, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स अमेरिका, सारी दिक्कतें हम वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे में हमारी अच्छी खबरों को भी नजरअंदाज करने की कोशिश बाजार कर रहे हैं। और एलटीएक्स अगर आज इतना कमजोर आपको 150 अंक दिखा तो उसकी वजह साफ है कि ग्लोबल संकेत काफी कमजोरी भरे हो रहे हैं। 2 सेशन अमेरिका के बेहद खराब रहे हैं। बिल्कुल। तो ग्लोबल बाजारों से जो इस वक्त संकेत मिल रहा है उसका असर इस वक्त देखिए एसजीएक्स निफ्टी पर है और आज बाजार में देखने को मिल सकता है। तो अनिल जी, आज के लिए फिर अहम स्तर कौन से होंगे? देखिए, सपोर्ट के तौर पर 9,200 9,250 शायद इसी रेंज में हम खुलेंगे, यही सपोर्ट है। ये टूटना नहीं चाहिए। 9,200 के नीचे फिर से तो 9,125 तक की जगह बनती है, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। 9,200 को होल्ड करेंगे और क्लोजिंग बेसिस पर 9,200 के नीचे क्लोज ना हो तो बेहतर है।
ऊपरी स्तरों पर 9,450, 9,550 ये परफेक्ट रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। अगर वहां हम पहुंचे तो इसमें गैप से खुलने के बाद आई डोंट नो 9,450 की तरफ बढ़ भी पाएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 18,850, 19,100 ये आखिरी सपोर्ट रेंज है। 18,850 के नीचे फ्री फॉल है जो आराम से 18,200-300 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है आने वाले दिनों में। 19,900, 20,100 ये ऊपर की रेंज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये रेंज है। अब एक अच्छी खबर आपके लिए पूजा ये है कि भाई कल बड़े पैकेज का ऐलान हो गया एमएसएमई के लिए। तो सरकार निचले स्तरों से सपोर्ट देने के लिए छोटे उद्योगों से शुरू कर रही है और बाद में धीमे धीमे सेक्टर वाइज आएगी, तो वो अच्छी खबर है। लेकिन पॉइंट वही है कि प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद जो पैकेज की खबर है काफी कुछ हमें पता है, अब फाइनल डिटेल्स ही आ रही है। तो कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स इसके दम पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ओवरऑल मार्केट में दिक्कत साफ नजर आ रही है। ओके, ठीक है। तो ये है देश निफ्टी और बैंक निफ्टी की जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी ये रणनीति सुझाने के लिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो पैकेज की बात की, ये पैकेज आएगा एमएसएमईज के लिए, इसकी भी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी। आइए सुन लेते हैं। एमएसएमई सेक्टर को एक बड़ा राहत पैकेज 3 लाख करोड़ रुपए तक का मिलने जा रहा है। तो इस सेक्टर का इंतजार अब खत्म होते हुए दिख रहा है। सरकार यहाँ गारंटी लेगी, जो लोन्स बैंक्स देंगे एमएसएमईज को उनके लिए, और वो लोन्स अप टू 3 लाख करोड़ हैं। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. ओके, तो चलिए ये तो था मार्केट में पूरी रणनीति। लेकिन आज नतीजे भी काफी सारे आए हैं और खबरें भी हैं, तो उस लिहाज से आज एक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। और देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले आप देखिए ट्रिगर्स की बात करें तो WPI की जो आंकड़े हैं अप्रैल महीने के, इस पर नजर रखें, ये आने वाले हैं आज। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड फोकस में रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज राइट इश्यू की रिकॉर्ड डेट है और इस पर आज नजर रखें। कल एक्स डेट थी, इसके चलते भी हमने थोड़ा सा एक्शन देखा था स्टॉक में। और साथ ही अशोक लेलैंड आज बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पे डेट के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर निर्णय ले सकती है। इसके अलावा आज कैश मार्केट में जो नतीजे हैं उसमें जेंसा टेक, साथ ही IEX के नतीजे आने वाले हैं। आवास फाइनेंस, महिंद्रा लाइफ स्पेस, महिंद्रा EPC इरिगेशन, IB रियल एस्टेट, ये कुछ छोटी कंपनीज हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। नतीजों के लिहाज से जो कल मार्केट्स बंद होने के बाद आए थे उसमें सीमेंस के नतीजे आए थे। नतीजे कमजोर ही आते हुए दिख रहे हैं। जो आय है करीब 21% तक घटती हुई दिखी है, लेकिन आप कामकाजी मुनाफा देखिए करीब 35% तक घटता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 11% पर पहुंचते हुए दिखे, 14% से घटकर, और मुनाफा भी इस बार करीब 38% घटता हुआ दिखा है इस तिमाही में। गोदरेज कंज्यूमर भी नंबर्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए जो आय है करीब 12% तक कम होती हुई दिख रही है। कामकाजी मुनाफा 17% तक घटता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 22% पर आते हुए दिखे हैं 30% के सामने, और मुनाफा इस बार 75% तक घटता हुआ दिख रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं। और अनुमान था कि कमजोर नतीजे आते हुए दिखेंगे इस कंपनी के, और वैसे ही हम देख रहे हैं कि कमजोर नतीजे हैं। ABB इंडिया, यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं थोड़े से कमजोर हैं। आप देखिए इस बार जो आय है करीब 17% तक घटती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा ज्यादा घटा है, करीब 63% कामकाजी मुनाफा घटता हुआ दिखा है। मार्जिन आधे होते हुए दिख रहे हैं, करीब 9% के सामने केवल 4% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, और मुनाफा करीब 66 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 25% तक की गिरावट है, लेकिन एक एक्सेप्शनल गेन भी है 57 करोड़ का, इसको भी आप फैक्टरिंग करें तो कुल मिला के नंबर्स काफी कमजोर हैं। साथ ही आज आप देखिए जो पैकेज का अनाउंसमेंट्स होते हुए दिखे थे सरकार की तरफ से, इसमें आज NBFCs, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स ये सारे जो हैं उस पर फोकस रहेगा, क्योंकि NBFCs के लिए करीब 45,000 करोड़ की जो गारंटी स्कीम है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। NBFCs हाउसिंग फाइनेंस के लिए 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये आती हुई दिख रही है। ये सारी डिटेल्स थी जो स्कीम का ऐलान सरकार की तरफ से होता हुआ दिखा था। जो डिस्कॉम्स हैं, साथ ही PFC, REC, NTPC, पावर ग्रिड, ये सारी पावर कंपनीज आज एक्शन में रहेंगी। आप देखिए पावर डिस्कॉम्स को सरकार की तरफ से 90,000 करोड़ तक की मदद मिलती हुई दिखेगी। लंबे समय के लिए जो लोन्स है, मोरेटोरियम है, ये मिलते हुए दिखेंगे। PFC और REC इनको बांटेगी। साथ ही रियल एस्टेट भी आज फोकस में रहेगा। सरकार ने रेरा के तहत जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट्स होती है इसको 6 महीने से आगे बढ़ा दिया है।
इस पर भी आप नजर रखें। और आखिर में मारुति सुजुकी, कल नंबर्स आते हुए दिखे लेकिन बोर्ड बैठक भी थी कंपनी की और उसमें आप देखें जेजे इम्पैक्ट्स में हिस्सेदारी खरीदने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। सुमितोमो कॉर्पोरेशन जापान का करीब 39% हिस्सा कंपनी खरीदेगी और सुमितोमो कॉर्पोरेशन इंडिया का 10% हिस्सा कंपनी खरीदेगी। साथ ही एक नेगेटिव खबर ये भी है मारुति के लिए कि लगातार दूसरे साल कंपनी ने अपना जो केपेक्स है वो घटा दिया है। इस साल करीब 16% अपना जो केपेक्स है वो कंपनी ने घटाया है। इस बार करीब 2700 करोड़ तक के जो केपेक्स है वो कंपनी करती हुई दिखेगी, तो इसके चलते आज फोकस में होगा। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशी सारी डिटेल्स के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग ने एस्कॉर्ट्स में कैश लेवल पर खरीदारी करने की राय दी है। 786 का स्टॉप लॉस लगाइए। 860 के लेवल्स आज आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज ने टाइटन में बिकवाली करने की राय दी है। टारगेट होगा 845 और 840 का। और आरईसी पर भी आज खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस 97, टारगेट 106 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं आज आरईसी में खरीदारी। चलिए मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ संदीप वागले जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट पर आपके व्यू जानना चाहेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए। पूजा गुड मॉर्निंग। मार्केट का व्यू थोड़ा सा बेरिश है और जो एसजीएक्स निफ्टी में 150 पॉइंट नीचे 1.5% नीचे दिख भी रहा है। कल इतने पॉजिटिव न्यूज के बाद जो ऊपर खुला और सस्टेन नहीं हो पाया, इसका मतलब यह है कि ऊपर में बिकवाली डेफिनेटली आ रही है। कल का जो टॉप है वो क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ 9450 निफ्टी में बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस अभी बना है। ऑन द डाउन साइड मैं 9100 की बात करूंगा। 9100 9450 ये मेरे लिए रेंज है। अगर आज हम 9200 के आसपास खुलते हैं वहां से बिल्कुल सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये रेंज में जब तक है उसके बाद अगर ये ब्रीच हो गया तो मेरा बेसिक व्यू ओवरऑल बेरिश है। इमीडिएटली मेरी निफ्टी की रेंज 9100 9450 की है। ओके, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति संदीप जी? स्टॉक स्पेसिफिक पूजा मेरे पास एक सेल कॉल है, एक बाय कॉल है। बेचना है नेस्ले में कल एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 16,512 का क्लोज है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 16,710। ये स्टॉप लॉस से आप बेच के चले। मेरा टारगेट होगा 15,850। और बाय करने में अल्ट्राटेक सीमेंट में स्ट्रेंथ दिखाई देती है। इसमें कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3547 का क्लोज है। आप 3490 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करें और मेरा टारगेट 3670 का होगा। और ये दोनों कॉल 1 से 2 दिनों के व्यू से है। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए नेस्ले और अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको ये कॉल्स दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी ये रणनीति सुझाने के लिए। अब कमोडिटी मार्केट से भी किस तरह की रणनीति मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। हमें एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता ने ये रणनीति भेजी है। आपको बता देते हैं गोल्ड में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। स्टॉप लॉस होगा 45,550 का। टारगेट यहाँ पर 46,400 के देख रहे हैं, तो गोल्ड में खरीदारी करिए। बेस मेटल्स में कॉपर इनको आज मजबूत लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 396 का और 407 के लेवल्स के लिए यहाँ पर कॉपर में खरीदारी करने की राय। और आखिर में रुपये में बिकवाली करने की राय होगी 7610। ये स्टॉप लॉस है। टारगेट होगा 7520 का। तो ये 3 कॉल्स हैं कमोडिटी में जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी कौन से शेयर है ये भी आपको बता देते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक पर सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। कल नतीजे भी आए थे और उसके बाद यहाँ पर लक्ष्य उन्होंने घटा दिया है। 1425 से घटाकर 1450 का, माफ कीजिएगा, लक्ष्य बढ़ा दिया है। 1425 से बढ़ाकर 1450 का दिया है और अनुमान से बेहतर यहाँ पर कामकाजी नतीजे देखने को मिले हैं, इस वजह से खरीदारी की राय दी है।